अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो है वो लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं और सेल से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। अब सबसे पहले तो हमें पता है कि सेल क्या है। सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ का, जिससे सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होती है। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि 2 तरह के सेल्स हैं हमारे सिलेबस में, एक हैं प्रोकैरियोट्स और दूसरे हैं यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स का क्या मतलब है? प्रोकैरियोट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब है बिफोर। तो इनके अंदर जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता और हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो एक ही प्रोकैरियोट सेल इंक्लूडेड है जो कि है बैक्टीरिया। और उसके अलावा इसका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है लूज़ली। जबकि यूकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और या सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं वो होता है। और इसका एग्जांपल हमारे पास एनिमल सेल है, प्लांट सेल है। ठीक है, तो अब हम डिफरेंसेस इसके लिखते हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो पहला पहला डिफरेंस अगर हम देखें तो बहुत बेसिक है, दैट इज के नो ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हम इसमें कहेंगे कि न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दूसरा जो डिफरेंस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया का एब्सेंस। इसके अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हेल्प करता है रिस्पिरेशन करने में। रिस्पिरेशन से आपको एनर्जी मिलती है। तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जो है वो रिस्पायरेशन नहीं होगी, रिस्पायरेशन होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में रिस्पायरेशन जो है साइटोप्लाज़्म में होगी। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि इसकी जो रिस्पायरेशन है, वो साइटोप्लाज़्म के ही अंदर हो जाएगी। रिस्पायरेशन हैपेंस इन साइटोप्लाज़्म इटसेल्फ। मतलब रिस्पायरेशन दोनों में होगी, लेकिन वैसे जो मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो रिस्पायरेशन होता है, तो प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए जो है वो इसके अंदर लूजली अवेलेबल होता है प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि वैसे तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, लेकिन प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर लूज होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई डेफ़िनेट हमारे पास न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर हम डीएनए को रखें, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस ये हमें याद होने चाहिए, अक्सर एग्ज़ाम में आता है। तो डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब फोर्थ जो है वो आप एग्ज़ाम्पल दे दो उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल है, हमारे जो सिलेबस में है वो है बैक्टीरियल सेल। एक ही एग्ज़ाम्पल है इसकी और वो है बैक्टीरियल सेल। जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उसके अंदर हमारे पास एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, ये दोनों हमारे पास यूकैरियोट्स हैं क्योंकि इन दोनों में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेज़ेंट है। सही हो गया? तो बेसिक हमने सेल से स्टार्ट किया और अब तक हमने सेल पढ़ा है क्या होता है और फिर हमने पढ़ा है कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होता है। अच्छा, अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो प्रोकैरियोट्स आर सेल्स विद नो ट्रू न्यूक्लियस, देयर डीएनए लाइज लूज इन द साइटोप्लाज्म, एग्जांपल बैक्टीरिया। हम इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। और यूकैरियोट्स का हम बता देंगे ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स हो गए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि प्लांट सेल। अब वैसे तो जो है वो हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यह दोनों दोनों हमें ना ड्रॉ करने आने चाहिए। बाकी इनके अंदर जो ऑर्गेनीज़ होते हैं वो हमें जस्ट आइडेंटिफाई करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ नहीं किया हुआ। अब हम इसको साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो अब सबसे पहले तो हमें
एक प्लांट सेल ड्रॉ करने आना चाहिए ना, तो वो आपने एक ड्रॉ करना है इस तरह से, ठीक है? एक हमारे पास पहली जो है वो सेल वॉल हो जाती है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन होता है हमारे प्लांट सेल के अंदर, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो ये हमें दिखती नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती है। यहाँ पे तो मैंने गैप से बना दी है ना, लेकिन ये इतनी ज़्यादा चिपकी हुई होती है कि ये हमें माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती। ये सेल वॉल के साथ बहुत चिपकी हुई होती है। तो हमारे जो माइक्रोस्कोप है ना, उसके अंदर हमें सेल वॉल अलग से नहीं दिखती। लेकिन क्योंकि हमें डायग्राम के अंदर शो करना होता है कि यहाँ पे सेल वॉल है, तो हमें करनी होगी। अच्छा, मैं 2 बना रही हूँ, क्योंकि मैं हम जो बना रही हूँ ना, वो बना रही हूँ लीव्स के अंदर जो पैलिसाइड मेसोफिल सेल्स हुए, लीफ ऑर्गन्स के अंदर उस तरह से जॉइंट होते हैं ये सेल्स। ये मैं उसकी एग्ज़ाम्पल बना रही हूँ। तो ये हम इस तरह से बनाएँगे, इसका एक सेल वॉल बन गया, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बन गया। अच्छा, लेबलिंग भी आती है और ड्रॉ करना भी आता है, जिसमें हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन सिलेबस में स्पेशली लिखा हुआ है कि ये जो सेल है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये हमें बनाने आना चाहिए। ठीक हो गया? अब हम इसको सिंपली लेबल करेंगे और मैं इनके साथ-साथ ना थोड़े बहुत आपको फंक्शंस भी बताती जाऊँगी। अच्छा, अब अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो पहली-पहली लेयर है, इसको हम कहते हैं सेल्युलोज सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो सेल्युलोज की बनी हुई है। आगे जाके कुछ ऐसे सेल्स होंगे जिनकी सेल वॉल सेल्युलोज की नहीं बनी होगी, उसकी अलग बनी हुई होगी, वो मैं आपको बताऊँगी कौन-कौन सी। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? इसके हम फंक्शंस भी लिख लेते हैं साथ-साथ। बेसिकली जो सेल वॉल है ना, वो आपके प्लांट सेल को रिजिड बनाता है, जो कि हमारे एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होता, और इसी वजह से एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो आप देखोगे कि उसका शेप जो है वो रेगुलर नहीं होता, और इसी वजह से रिजिड बनने की वजह से हमारा जो सेल है दैट हैज़ रिजिड शेप। जबकि एनिमल सेल के अंदर हमारे पास रिजिड शेप नहीं होता, वो इर्रेगुलर शेप होता है। दूसरी जो हमारे पास ये वाली लेयर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमें विज़िबल नहीं होगा, बिकॉज़ ये जो है वो ना से बहुत स्टिक होता है। सेल वॉल के साथ बिल्कुल चिपका हुआ होगा, तो दैट इज़ नॉट विज़िबल। तो इस तरह की छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। नॉट विज़िबल अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको हम फर्दर उसमें हर उसके ऑर्गेनील का ना फंक्शन लिखेंगे और समझेंगे। बट जो-जो ज़रूरी है मैं साथ-साथ बताती जा रही हूँ। क्लोज़ली स्टिक्स टू द वॉल। ठीक हो गया? उसके बाद जो यहाँ पे हमारे पास है दैट इज़ साइटोप्लाज़्म। अब साइटोप्लाज़्म ये हमारे पास है। साइटोप्लाज़्म क्या है? साइटोप्लाज़्म के अंदर सारे हमारे पास ऑर्गेनील्स होते हैं। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, और क्लोरोप्लास्ट हो गया। जितने भी सारे हमारे पास ऑर्गेनील्स होंगे जो हम एक-एक करके पढ़ेंगे, वो हमारे साइटोप्लाज़्म के अंदर होते हैं, कंटेनिंग ऑर्गेनील्स, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास क्या है? साप वैक्यूल है हमारे पास, ठीक हो गया? ये हमारा साप वैक्यूल है, और साप वैक्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं सेल सैप। ये हमारे पास एक फ्लूइड है, इसको बना देती हूँ मैं। ये फ्लूइड है जो हमारे वैक्यूल के अंदर होता है, और इस वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, सैप वैक्यूल के अंदर, उसको हम सेल सैप कहते हैं। ये जो हमारे पास फ्लूइड आ रहा है, ये है सेल सैप, ये फ्लूइड है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स बेसिकली केमिकल है, जैसे डीएनए है ना,
तो डीएनए केमिकल होता है, ये हमारा न्यूक्लियस आ गया और इसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स आ गए। ये चैप्टर थोड़ा-सा बोरिंग लगेगा क्योंकि इतनी बार पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स क्लास 9 में, फिर 10 में भी रिवाइज़ करते हैं, 11 में भी पढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि ये लेक्चर्स हैं और हमें एक-एक चीज़ जो है वो स्टार्ट से पढ़ानी होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम देख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस तरफ मैं इसको लेबल कर लेती हूँ, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट हमारे पास ना बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। ये है, ऐसा ही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है लेकिन क्लोरोफिल के अंदर नहीं होती। क्लोरोफिल तो एक केमिकल है। तो लोग कहते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर जो है ना वो हो रही है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास एक केमिकल होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, कंटेनिंग अ केमिकल कॉल्ड कॉल्ड क्लोरोफिल। ये हमारे पास क्लोरोफिल है जो कि केमिकल है और उसके अलावा हमारे पास एंजाइम्स भी हैं एंड आल्सो एंजाइम्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है जो कि एक स्टोर्ड फूड है। तो उसके लिए लाज़मी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल केमिकल जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये जो वैक्यूल की सैप वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है ना, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या है? ये हमारी एक बाउंड्री है। इसको हम कहेंगे बाउंड्री ऑफ वैक्यूल और ये पार्शियली परमिएबल होती है। ये हम सारे टर्म्स आगे जाके सीखेंगे कि पार्शियली परमिएबल क्या होता है। तो टोनोप्लास्ट भी अक्सर पूछ लिया जाता है तो इसलिए पता होना चाहिए। अच्छा, आगे जाके फर्दर ना प्लांट सेल की लेबलिंग्स होंगी जब हम बाकी सारे ऑर्गेनेल्स भी पढ़ेंगे। तो वो आगे और लेबलिंग्स होंगी। अभी बेसिक क्योंकि स्टार्ट है चैप्टर का तो बेसिक जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए दैट इज़ कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सैप वैक्यूल, सेल सेप, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड टोनोप्लास्ट। अच्छा, अब प्लांट सेल के अंदर एक और चीज़ होती है। बेसिकली क्या होता है कि आप फोटोसिंथेसिस जब करते हो ना, तो वो ग्लूकोज़ बनाता है, ये सबको पता है। बट प्लांट के अंदर ना ग्लूकोज स्टोर नहीं होता। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन है कि ग्लूकोज स्टोर हुआ हुआ है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर बनता ज़रूर ग्लूकोज है लेकिन वो स्टोर जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होता बट वो ब्रेक होके स्टार्च की फॉर्म में फूड ना स्टोर होता है। तो स्टार्च हमारी है जो वो स्टोर होती है। अब ऐसा क्यों? ग्लूकोज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो ग्लूकोज़ को ही स्टोर किया जाए बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ग्लूकोज़ जो है वो हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर और क्योंकि प्लांट के अंदर 70% पानी ही पानी है। तो अगर ग्लूकोज़ स्टोर होगा तो ग्लूकोज़ फिर पूरे जो है ना प्लांट के अंदर ना स्प्रेड हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। पूरे प्लांट के अंदर अगर ग्लूकोज़ स्टोर होगा तो उसके सारे फंक्शंस वगैरह सब खराब होंगे, मसला होगा। तो इस वजह से प्लांट को जो है ना वो फूड स्टोर होता है लेकिन वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और स्टार्च की फॉर्म में इसलिए स्टोर होता है क्योंकि जो स्टार्च है वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो किसी भी स्टोर्ड फूड का जो फीचर होता है ना, फीचर ऑफ स्टोर्ड फूड स्टोर्ड फूड होने का सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज के इनसॉल्युबल होना चाहिए पानी के अंदर। वाटर के अंदर आपके पास वो जो है वो मिक्स ना हो जाए और वो उसके लिए बेहतर होता है। अब क्या है ये जैसे कि हमने एक बना दिया, हमने यहाँ पे ग्लूकोज़ बना दिए बहुत सारे। ये भी ग्लूकोज़ है। हज़ारों ग्लूकोज़ जो है ना वो प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब मसला क्या होता है कि ग्लूकोज़ जो है वो हाईली सॉल्युबल है पानी के अंदर तो प्लांट क्या करता है एंजाइम्स के थ्रू एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम्स के थ्रू जो है ना वो जॉइन कर देता है इस ग्लूकोज़ को। ग्लूकोज के जो आपस में ग्रेन्स है ना इनको वो जॉइन कर लेगा हेल्प्स टू जॉइन द ग्लूकोज एंड टू मेक द स्टार्च। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एंजाइम्स क्या करते हैं हेल्प्स टू जॉइन ग्लूकोज टू फॉर्म स्टार्च। तो स्टार्च कैसे बनेगी
जब आपके ये अ, ग्लूकोज़ हैं, ये जॉइन हो जाएँगे। इस तरह से ये ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। जैसे आप पत्ती देखते हो ना, टपाल की पत्ती होती है, लिप्टन की पत्ती होती है, कितने छोटे-छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके। उसी तरह से ये स्टार्च जो है वो ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च बन जाती है। ये हमारे पास हैं ग्रैन्यूल्स ऑफ स्टार्च। इस तरह से हमारे पास स्टार्च की फॉर्म में प्लांट के अंदर जो है वो फूड स्टोर होता है, और ये होता है हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो ये ईज़िली स्टोर्ड हुआ हुआ पड़ा हुआ होगा हमारे प्लांट के अंदर, जब प्लांट को नीड होगी तो वो यूज़ होगा। और ये है वो स्टोर्ड फूड है ये प्लांट्स के अंदर। ठीक हो गया?